वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिनकी मदद से आप केमिस्ट्री के ज़्यादातर फॉर्मूले बना लेंगे। कौन से तत्व की संयोजकता कितनी होती है वो बता लेंगे, कौन सा तत्व धातु है या फिर अधातु है ये बता सकते हैं, और वो धनायन बनाएगा या फिर ऋणायन ये बता सकते हैं। और ज़्यादातर तत्वों के आप बता सकते हैं कि उनकी बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। साथ ही इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में भी आपकी ये काफ़ी मदद करेगा। साथ ही आप किसी भी तत्व के बीच में कौन सा बंध बनेगा ये भी आपको आसानी से पता चल जाएगा। और ये रिएक्शंस को कंप्लीट करने में, यानी कि रिएक्शंस को हम कैसे कंप्लीट करें उनमें भी काफ़ी मदद करेगा। तो यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए ये वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। करके हम लोग हर एक टॉपिक को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम फॉर्मूला बनाना सीखेंगे। मैंने कुछ मूलक यानी कि कुछ आयंस लिखे हुए हैं। अगर ये आयंस आपको याद रखते हैं कि सोडियम को क्या लिखा जाता है Na+, पोटेशियम क्या लिखा जाता है K+, हाइड्रोक्साइड को क्या लिखा जाता है OH-। अगर आपको ये चीज़ें याद कर लेते हैं तो मैंने जो कुछ भी बताया वो सब बहुत ही आसान हो जाएगा। आपके लिए केमिस्ट्री बहुत ही आसान हो जाएगी। बस आपको क्या करना है, इन आयंस को याद रखना है कि अगर क्यूप्रस होगा तो Cu+ होगा और क्यूप्रिक होगा तो Cu2+ होगा। ये डिफरेंस होता है, यानी कि अगर क्यूप्रस आपसे बोला जाए तो Cu+ होगा और क्यूप्रिक बोला जाए तो Cu2+ होगा। तो ये बस आपको ये अंतर समझना है और इनके थ्रू ही हम फॉर्मूले सारे बनाएंगे। चलिए एक एक करके हम फॉर्मूला बनाएंगे और उनके थ्रू ये जो आयंस का हम कैसे यूज करेंगे वो मैं सिखाऊंगा। सब बहुत ही सिंपल फॉर्मूले से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसे कि क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम क्या लिखते आता है Na+, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे Na+। हाइड्रोक्साइड को क्या लिखा जाता है OH-, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया OH-। अब होता क्या है, हमें इन सिंबल से मतलब नहीं, लेकिन ये जो सिंबल है वो कितनी बार आए उनसे ये मतलब होगा। यहाँ पे मान लीजिए A+ कितनी बार आए, 1, तो मान लीजिए मैं यहाँ पे 1 लिख लूँगा। OH- कितनी बार आया, 1, -1 बार आया। अब इस वाले 1 का यहाँ पे मल्टीप्लाई होता और इस 1 का यहाँ पे, तो 1 का मल्टीप्लाई करने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हमारा जो फॉर्मूला बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूले को आपको ब्रेक करना है और देखना है कि क्या कह रहा है। अगर सोडियम कह रहा है तो हमारे दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए Na+, हाइड्रोक्साइड कह रहा है तो हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए OH-, और फिर उसको इस तरह हम आसानी से फॉर्मूला। फिर नेक्स्ट जो आपसे कहा जाए, अगर कहा जाए अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम का क्या होता है NH4+, तो ध्यान रखना यहाँ पे लिखेंगे हम NH4+। अमोनियम आया तो हमने NH4+ लिया। फिर क्लोराइड आया, क्लोराइड कहाँ पे है, यहाँ पे क्लोराइड को लिखा जाता है Cl-। अब यहाँ पे 1+ है 1-, तो 1 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, NH4 का NH4 ही लिखा रहेगा, और इस 1 का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा NH4Cl। लेकिन वहीं पे अगर आपसे कहा जाए अमोनियम सल्फेट, तो अमोनियम का हम लिख लेंगे यहाँ पे NH4+, लिख लेंगे। लेकिन सल्फेट कहा गया तो सल्फेट का हमने पढ़ा है फॉर्मूला SO4 लिखा जाए। अगर कहीं पे सल्फेट है तो वहाँ पे जो आयंस में अगर उसको मूलक लिखेंगे तो SO4 लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा SO4 अब लेकिन क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, इस 1 का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे SO4 का SO4 ही बना रहेगा। लेकिन इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या हम इसको ऐसे लिख लेंगे N2H8, ये गलत होगा। इस तरह नहीं लिखा जाए क्योंकि इसके पूरे में ये मल्टीप्लाई होगा, तो इसको क्या ऐसे लिखेंगे NH4, तो हम पूरा लिखेंगे। जो 2 होगा वो ये 2 कहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, वो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा अमोनियम सल्फेट का NH4 का होल ट्वाइज SO4। आई होप आप लोगों को ये सब थोड़ा बहुत समझ में आने लगा होगा। तो चलिए, जैसे आपसे पूछा जाए कि सोडियम एसीटेट, अब देखो एसीटेट का क्या होता है CH3COO-। कहीं भी एसीटेट आ जाए आपको बस ये ध्यान में बसा लीजिए कि एसीटेट आएगा तो हम CH3COO- ही लिखेंगे। अब बात आया सोडियम कहाँ पे है Na+, सोडियम जैसे बात आया तो वहाँ पे आया Na+। अब 1+ यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सिंगल नंबर होगा 1, और यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो हमारा फॉर्मूला बन गया CH3COO-Na। फिर जैसे आपसे पूछा जाए कि मैग्नीशियम, आपसे कहा जाए कि मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम क्या हो जाएगा Mg2+। देखा पे मैग्नीशियम क्या लिखा जाता है Mg2+। तो ये आपको आयन से याद रखने पड़ेंगे कि किस पे कौन सा आयन होगा। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यहाँ पे 2+ ही क्यों आया, यहाँ पे Cl- ही क्यों आया, यहाँ पे प्लस क्यों नहीं आया, ये मैं अभी आगे बताऊंगा आपको। फिर यहाँ पे क्या है मैग्नीशियम क्लोराइड, तो क्लोराइड मतलब कि यही बस Cl-। अब देखो यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे 2 है, तो इस 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो Cl का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो Cl2 Mgcl2 मैग्नीशियम
क्लोराइड। अगर यहीं पे होता मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो क्या होगा Mg2+, हाइड्रोक्साइड को क्या लिख सकते हैं OH-, तो एक का यहाँ मल्टीप्लाई होगा Mg और OH का होल यहाँ पे OH होगा और यहाँ पे इस 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे 2 हम करेंगे होल ट्वाइस, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस। आपसे कहा जाए कि क्यूप्रस ऑक्साइड, ध्यान से सुनना, क्यूप्रस ऑक्साइड, जब आपसे क्यूप्रस वर्ड जुड़ा जाए तो वहाँ पे लिखेंगे Cu, जब आपके साथ क्यूप्रस वर्ड जुड़ जाए तो वहाँ पे लिखेंगे Cu+, ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे Cu+, और ऑक्साइड का क्या लिखते हैं O2-, यहाँ पे देख लीजिए ऑक्साइड को हम लिखते हैं O2-, तो यानी कि ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है 2- का चार्ज होता है, ठीक है। तो O2-, तो यहाँ पे क्या होगा इस 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे, और इस प्लस यानी 1 का प्लस है, प्लस से मतलब नहीं, लेकिन यहाँ पे जो प्लस है वो कितनी बार आया, एक बार आया, तो इस 1 का यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो Cu2O। लेकिन अब आपसे कहा जाए क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्या कहा जाए क्यूप्रिक ऑक्साइड, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, दोनों चीज़ बहुत ही सही है। 2+ होगा, यहाँ पे क्या होगा 2-, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ Cu2, यानी ये वाला 2 यहाँ मल्टीप्लाई और ये वाला 2 यहाँ पे O2, तो ये गलत होगा। अगर ये देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको ये समझना हो, अगर ऊपर सेम नंबर्स आ रही हैं या कोई इससे मान लीजिए यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया 6, कुछ ऐसा आ गया, तो अगर ये कट रही है तो सबसे पहले इनको मिनिमाइज करेंगे, जितना होगा छोटा कर सकते हैं उतना करेंगे, यानी 2, 3 आ गया तब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे दोनों यहाँ पे कटने वाली नंबर आ गई तो हम करेंगे 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2, तो यहाँ पे 2 2 का मल्टीप्लाई ये नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे एक एक हुआ तो Cu और O, यानी एक यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और O यहाँ पे मल्टीप्लाई, एक तो हम यहाँ पे लिखते नहीं हैं, तो यह हमारा आंसर आ जाएगा CuO। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर कोई कटने वाली नंबर होती है तो उसको हम काटेंगे फिर हम दूसरी जगह पे रिप्लेस करेंगे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, आपसे पूछा है फेरस क्लोराइड एंड फेरिक क्लोराइड। अब फेरस जब आपके नाम में फेरस तो वहाँ पे आ जाना चाहिए Fe2+। देखो जो ये जो आयंस है वो 2+ भी देता है और 3+ भी देता है, लेकिन जो अस वर्ड जुड़ता है उनमें से जो छोटी होती है उससे 2 अस वर्ड जुड़ता है और जो बड़ी नंबर होती है उसके साथ एक वर्ड जुड़ता है, ठीक है। तो अस कहा जाए तो Fe2+ होगा, क्लोराइड यानी कि वही Cl-, तो यहाँ पे Cl-, 2 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा A- का यहाँ पे, और यहाँ पे जो एक है इस एक का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो FeCl2। लेकिन फेरिक क्लोराइड कहा जाए तो यहाँ पे फेरिक जब होगा तो Fe3+ लेंगे, यानी कि ये वाला फेरिक हो तो Fe3+, क्लोराइड का Cl-, ठीक है, या Cl-1 कुछ भी लिख सकते हैं, Cl-। तो यहाँ पे ये जो 3 नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई और एक नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो FeCl3। ये ध्यान रखना, लिखने में आपको मिस्टेक ना हो। देखो यहाँ पे फॉर्मूले में गलती क्या होती है कि आप कोई लेटर कैपिटल कोई लेटर स्मॉल लिख देते हैं। देखो सिंबल जो होता है वो अगर एक ही लेटर से है तो वो कैपिटल होगा, लेकिन उसमें अगर डबल लेटर आ रहे हैं तो पहला कैपिटल होगा और दूसरा स्मॉल होगा। जैसे कि सोडियम, सोडियम में क्या होता है, जैसे नाइट्रोजन लिखा जाए तो वो कैपिटल ही लिखा जाए, लेकिन अगर सोडियम लिख रहे हैं तो पहला कैपिटल होगा दूसरा स्मॉल होगा। क्लोरीन, क्लोरीन बहुत लोग ऐसे छोटे छोटे लिख देते हैं, ये गलत होगा। क्लोरीन का पहला लेटर कैपिटल और दूसरा स्मॉल होगा, यानी कोई भी एलिमेंट अगर दो लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो पहला कैपिटल होता है और दूसरा स्मॉल होता है, ये आप बिल्कुल याद रखिए। अब इक्वेशन लिखने में भी यही मिस्टेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम को क्या लिखा जाता है, एल्युमिनियम को लिखा जाता है Al3+। यहाँ पे ये देखो आपको मिल गया, एल्युमिनियम को लिखा जाता है Al3+। फिर सल्फेट को क्या लिखा जाता है SO4(2-), तो यहाँ पे लिखेंगे SO4(2-). अब यहाँ पे कोई करने वाला तो है नहीं कोई, क्योंकि 2 और 3 किसी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, तो ये वाला 2 यहाँ पे आ जाएगा और ये 3 यहाँ पे आएगा, लेकिन यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ध्यान रखना 12 ना कर देना इसको। Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है, यहाँ पे होल थ्राइस में लिखा जाएगा, ठीक है, Al2SO4 का होल थ्राइस। तो इस तरह हम ये फॉर्मूले आसानी से बना सकते हैं। इससे पूछा है एल्युमिनियम ऑक्साइड, यानी कि एल्युमिनियम को वही Al3+, ऑक्साइड को हम लिखते हैं O2-। मैं पहले बता चुका हूँ, ऊपर लिखा हुआ है ये देखो O2-। फिर यहाँ पे ये वाला 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला 3 यहाँ पे, तो Al2O3। तो इस तरह हम आसानी से ये फॉर्मूला बना लिए। कहा जाए कि कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम को क्या लिखते हैं Ca2+। कहाँ पे कैल्शियम, ये देखो कैल्शियम Ca++ लिखें या Ca2+, बात एक ही होती है, ठीक है, तो Ca2+ लिखेंगे या Ca++ पे। कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट को लिखा जाता है CO3(2-), यहाँ पे देख लीजिए CO3(2-) लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे
अब देखो यहाँ पे क्या होगा, फिर से वही कंडीशन आ गई 2 2 वाली, अगर ये कट रहे हैं तो काट दे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, दोनों पे 1 1 आ गया। अब इस 1 का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस 1 का यहाँ पे मल्टीप्लाई तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फॉर्मूला बन गया CaCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम को हम क्या लिख सकते हैं, पोटेशियम को लिखते हैं K+, ध्यान रखना पोटेशियम क्या लिख सकते हैं K+, और पर मैग्नेट को क्या लिखेंगे MnO4, कहाँ पे दिख रहा है पर मैग्नेट, हाँ ये देखो MnO4 माइनस, MnO4 माइनस यहाँ पे लिखें MnO4 माइनस, ठीक है। एक का मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा तो K उसी तरह बना रहेगा, यहाँ पे भी एक है तो एक का मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा तो ये उसी तरह बने हुआ। तो जो पोटेशियम पर मैग्नेट का जो फॉर्मूला होगा वो हमारा क्या होगा KMnO4। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम जानते हैं क्या लिखा आता है Na+, तो मैंने लिख लिया यहाँ पे Na+, लेकिन बाइकार्बोनेट आपसे कहा जाए या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट तो उसका बाई की जगह पे H होता है, यहाँ रखना बाई की जगह पे H और कार्बोनेट की जगह पे CO3 2- क्या होगा CO3 2-, तो यहाँ पे बाइकार्बोनेट का यहाँ पे लिखा है, कार्बोनेट का जो यहाँ पे फॉर्मूला बन के आया है HCO3-, क्योंकि H का एक प्लस और जो CO3 का जो 2- था एक को न्यूट्रलाइज करेगा तो सिर्फ एक ही माइनस बचेगा। तो यहाँ पे जो बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला आएगा, देखो कार्बोनेट का होगा CO3 2- और इसमें क्या होगा बाइकार्बोनेट, तो एक H जो होगा, एक H का जो प्लस आयन है CO3 2- के एक आयन को न्यूट्रलाइज करेगा, इससे सिर्फ एक माइनस यहाँ पे बचेगा, तो CO3-। अब एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, एक का मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो आ जाएगा NaHCO3। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम फास्फेट, सोडियम को क्या करें यहाँ पे Na+, फास्फेट, फास्फेट को क्या लिखते हैं, फास्फेट को हम लोग लिखते हैं, आपको यहाँ पे दिखेगा, ये देखो PO4 3-, फास्फेट को लिखा जाता है PO4 3-, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम PO4 3-। अब यहाँ पे 3, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा, यहाँ पे एक 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा Na3PO4 बस। अगर यहाँ पे 2 होता तो हम ऐसे लिखते 2, लेकिन क्योंकि सोडियम के ऊपर एक का प्लस आयन होता तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तो हमारा जो आंसर होगा Na3PO4 सोडियम फास्फेट। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला जो हम लोग बताने आ रहे हैं अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम का क्या होता है NH4+, और नाइट्रेट का क्या होता है, नाइट्राइट देखो होगा तो NO2- होगा, ध्यान रखना ये भी थोड़ा डिफरेंस है, नाइट्रेट होगा तो NO3- और लेकिन नाइट्राइट होगा तो NO2-, तो इनमें थोड़ा सा जो प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो NO3-, यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रेट उसने कहा है तो NO3-, NO3- में क्या होगा, एक यहाँ पे माइनस का एक 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई, एक 1 यहाँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो NH4NO3। सिंबल्स का विशेष ध्यान रखना, जो कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं उनको कैपिटल लेटर, जो स्मॉल जो सेकंड प्लेस पे आता है उसको स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, ठीक है। तो इस तरह हमने अमोनियम नाइट्रेट का आसानी से फॉर्मूला हमने बना लिया। तो इस तरह कोई भी उसे कार्बोइड का क्या लिखा है C4-, कार्बन के ऊपर कितने होते हैं 4- होते हैं, ठीक है। अब बात करें अगर संयोजकता के बारे में कि जो भी एलिमेंट के ऊपर जो भी आयंस लिखे होते हैं, जैसे सोडियम प्लस Na+ लिखा होता है, तो यानी उसकी संयोजकता कितनी होगी 1, यानी जितना भी प्लस या माइनस में जो भी लिखा होता है उसकी संयोजकता उतनी होती है। जैसे क्लोरीन की क्या होगी Cl- होता है तो क्लोरीन की संयोजकता कितनी होगी 1 होगी। पोटेशियम 1+ है तो इसकी संयोजकता 1 होगी, लेकिन वहीं पे देखो मैग्नीशियम 2+ है, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को देता है यानी साझा करता है, तो उसकी संयोजकता कितनी होगी 2+ लिखा है तो 2 होगी। उसी तरह एल्युमिनियम लिखा होता है Al3+, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी 3, यानी इस तरह उसके ऊपर जो भी आयंस लिखे होते हैं 3+, 2+, 2-, 1- कुछ भी लिखा हो वो उसकी उतनी ही संयोजकता होगी। तो संयोजकता यहाँ से अगर हम ये आयंस को याद कर लेते हैं तो हमें उनकी संयोजकता याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो बस इन आयंस को हम याद कर लें तो आसानी से वो काम हम कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट अगर बात करें कि कौन सा धनायन बनाएगा कौन सा ऋणायन बनाएगा, ये भी कन्फ्यूजन यहाँ से बिल्कुल प्रॉब्लम उसकी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से हमने याद कर लिया, क्योंकि Na क्या होगा Na+, क्योंकि हमको पहले से याद होगा। तो क्या होगा, सोडियम को क्या लिखेंगे Na+, तो हम बता देंगे सोडियम धनायन बनाएगा, पोटेशियम धनायन बनाएगा, क्लोरीन ऋणायन बनाता है, मैग्नीशियम धनायन बनाता है, ठीक है, ऑक्सीजन ऋणायन बनाता है। तो इस तरह धनायन ऋणायन की भी कंडीशन हमारी क्या हो जाती है, यहाँ से बिल्कुल खत्म हो जाती है। फिर नेक्स्ट जो हम अगर बात करें 72 कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो ज़्यादातर इनकी मदद से ही मैक्सिमम ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी हम बता सकते हैं कि 72 कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। चलिए मैं आपको करके बताता हूँ। जैसे कि सोडियम क्या होता है, सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 11। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होगा, 11 होगा। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूँ तो पहले जो K में आएंगे, K कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर KL में आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, फिर M में आएंगे हमारे कितने 2 8 10 टोटल होने चाहिए 11, लास्ट में आएगा 1 इलेक्ट्रॉन।
अब लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन आगे, तो हम कैसे पता चला, हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया। अगर मान लीजिए हमें ये परमाणु क्रमांक नहीं याद है और फिर भी मैं बताना चाहता हूँ कि किसी भी एलिमेंट में 72 कोष में इलेक्ट्रॉन कितने, तो भी हम इसकी मदद से बता सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, Na+, सोडियम क्या लिखा हुआ है, Na+, इसका मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया। क्या इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन वहाँ से क्या हो गया, चला गया। अब इसकी एक 72 कोष में एक इलेक्ट्रॉन होगा तभी तो वो चला गया। Na+, एक प्लस है, इसका मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया। इसी तरह मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को क्या होता है, परमाणु क्रमांक 12 होता है, उसका मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करता तो आएगा 2, 8 एंड 2। अब मैग्नीशियम को इसलिए लिखा जाता है Mg2+, यानी कि वो किसी को 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है। कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है। तो यानी कि इससे जितना भी नंबर प्लस में लिखा होता है उसने, इसका मतलब क्या होगा, उतने इलेक्ट्रॉन उसके 72 कोष में उपस्थित हैं। यहाँ से ये पता, जैसे सोडियम को लिखा है Na+, इसका मतलब 72 कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, हम डायरेक्टली बता सकते हैं। मैग्नीशियम लिखा है Mg2+, इसका मतलब उसके 72 कोष में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से ये बिल्कुल क्लैरिफाई हो गया। लेकिन अगर बात करें क्लोरीन माइनस की, तो उसके 72 कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आप कहेंगे एक, गलत होगा। यहाँ पे थोड़ा दूसरा फंडा है। वो फंडा क्या है, देखो यहाँ पे क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 17। 17 का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे आएगा 2, 8 और 7, क्योंकि 2, 8, 10, 10, 7, 17, क्योंकि परमाणु क्रमांक के बराबर ही होना चाहिए। ठीक है, तो 17 हो गया। अब यहाँ पे लास्ट में कितने आ रहे हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। 72 कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 7 इलेक्ट्रॉन, लेकिन क्लोरीन को लिखा गया है Cl-। अब माइनस वाली कंडीशन में होता क्या है, जब माइनस वाली कंडीशन हो तब थोड़ा डिफरेंट फंडा होगा, यानी कि उसको एक इलेक्ट्रॉन की क्या है, ज़रूरत है, एक इलेक्ट्रॉन की क्या है, रिक्वायरमेंट है। अब एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है तो इसको मतलब ये नहीं कहेंगे 72 कोष में एक इलेक्ट्रॉन है, उसके हैं कितने, एक की तो उसको ज़रूरत है। अगर माइनस लिखा है इसका मतलब उतने की तो उसको ज़रूरत है। अब उसको हैं कितने पास, उसके पास 7 हैं। अगर एक मिल जाएगा तो ये स्टेबल कंडीशन में हो जाएगा। इसका मतलब अगर इसके आगे एक माइनस लिखा हुआ, इसका मतलब उसके पास 7 हैं, एक मिल जाएगा, टोटल 8 मिल जाएंगे, हो जाएंगे। तो अगर माइनस वाली कंडीशन हो तो उसका मतलब अगर एक माइनस लिखा हुआ, इसका मतलब उसके पास पहले से 7 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर उससे पूछा है क्लोरीन के 72 कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 7। लेकिन जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को क्या लिखा जाता है, O2-। ऑक्सीजन क्या लिखा जाता है, O2-। इसका मतलब उसको 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, 2। जैसे आपसे कहा जाए कि ऑक्सीजन को क्या लिखा जाता है, O2-। अब इसमें बताइए कि 72 कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। देखो O2-, इसका मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब स्टेबल होने के 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसका मतलब उसके पास पहले से कितने होंगे, उसके पास पहले से कितने होंगे इलेक्ट्रॉन, उसके पास पहले से 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी वो 2 मिल जाएगा, तो वो स्टेबल कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, स्टेबल कंडीशन होने के लिए 2 होने चाहिए, 18 होने चाहिए, 8 होने चाहिए। अगर 18 पूरे नहीं हो रहे हैं तो 8 ही तो कम से कम पूरे हो जाएं तो वो स्टेबल हो जाएगा। अगर मान लीजिए उसके पास 1 है तो 2 स्टेबल होने चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन उसको और चाहिए। 18 पूरे नहीं हो तो 8 पूरे होना जरूरी है। ठीक है, ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन उसको पूरे होने चाहिए। तो जो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 8। 8 को जब हम ऐसे करेंगे तो 2, 6, यानी 72 कोष में 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, वही यहाँ पे दिखाता है इसको 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। 2 इलेक्ट्रॉन जरूरत है क्योंकि उसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, टोटल कितना हो जाएगा, 8 मिल जाएगा। तो इस तरह अगर जितना माइनस होगा वो क्या करेंगे, 8 में से उसको घटा देंगे। ऐसे मान लीजिए लिखा है O2-, 2 यहाँ से घटा देंगे और हमें पता चल जाएगा कि स्टेबल होने कितने चाहिए, 6। तो यानी ज़्यादातर कॉन्सेप्ट हमारा ये चल जाता है कि हम बता सकते हैं कि 72 कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी। अब हम लोग देखते हैं कि इन आयंस की मदद से हम कैसे किसी इक्वेशन को बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 इक्वेशन दी गई हैं और इनको हमें बनाना है, तो हम इन आयंस की मदद से कैसे इन इक्वेशन आयंस की मदद से हम इस इक्वेशन को हम कैसे बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। हमें इन इक्वेशंस को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो भी यहाँ पे फॉर्मूलेस दिए गए हैं उनको हम क्या करेंगे, आयंस में ब्रेक कर लेंगे। जैसे कि एल्युमिनियम क्या लिखा जाता है, Al3+ दिया जाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3+। OH को क्या लिखा जाता है, हाइड्रोक्साइड को लिखा जाता है OH-। यहाँ पे देख लीजिए OH-। फिर यहाँ पे H को क्या लिखा जाता है, H+ लिखा जाता है। देखो यहाँ पे ध्यान रखना, जो हाइड्रोजन होगा उसको H+, लेकिन जब H- होगा तो उसको पढ़ा जाएगा हाइड्राइड, तो ध्यान रखना। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन कहा जाए तो H+, लेकिन हाइड्राइड आयन कहा जाए तो H- होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 दिखाता है कि H+ और H-। फिर यहाँ पे SO4 क्या होगा, SO4 क्या होगा, सल्फेट आयन, वहाँ पे देख लीजिए SO4 2- होता है। अब मैंने यहाँ पे आयंस में ब्रेक कर लिया। अब क्या होगा, ये अपोजिट साइन वाले आपस में मैच करेंगे। देखो यहाँ पे प्लस वाला एल्युमिनियम और यहाँ पे ये 2- वाला, यानी कि प्लस का माइनस से, इस माइनस का क्या हो जाएगा, इस प्लस से कॉम्बो हो जाएगा। अब एल्युमिनियम और सल्फेट को आपस में फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे हम बता चुके हैं। देखो यहाँ पे एल्युमिनियम क्या लिखेंगे, Al3+
और SO4 को क्या लिखेंगे, SO4 2 माइनस। अब यहाँ पे इस 2 का यहाँ मल्टीप्लाई और इस 3 का यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, Al2SO4 का होल थ्राइस। तो एल्युमिनियम सल्फेट हमारा यहाँ से फॉर्मूला बन चुका। फिर यहाँ पे H2 और OH मिलकर क्या बना लेंगे, जल बना लेंगे, H2O। आसानी से यहाँ से ये बन जाएगा। इसको मैं मिटा देता हूँ। फिर यहाँ पे बात आती है कि इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे। देखो एल्युमिनियम 2 यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे एल्युमिनियम कितना 1 है, तो इसको 2 बनाने के यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो यहाँ पे SO4 कितना है, SO4 1 है और यहाँ पे SO4 कितना है, 3 है। तो अब यहाँ SO4 बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो SO4 यहाँ पे बराबर हो जाएंगे। अब बात करें हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 3 2 6 और 6 कितना हो गए, 12 होने के लिए यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 दूना हो जाएगा 12। इस तरह हमारे क्या हो जाएगा, ये हमारा इक्वेशन आसानी से बैलेंस हो जाएगी। नेक्स्ट इक्वेशन को भी हम वैसे ही करेंगे, सोडियम में ब्रेक करेंगे। सोडियम को लिखा जाता है Na+, कार्बोनेट को लिखा जाता है CO3 2 माइनस और कैल्शियम को लिखा जाता है Ca2+ और हाइड्रोक्साइड लिखा जाता है OH माइनस। अब ये प्लस वाला माइनस से और ये माइनस वाला प्लस से आपस में कंबाइंड होगा, Na और OH मिलके क्या बनेगा, Na+ होता है OH माइनस। तो एक यहाँ पे इधर मल्टीप्लाई, एक का इधर मल्टीप्लाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा NaOH। आसानी से ये बन गया। फिर यहाँ पे कैल्शियम और कार्बोनेट को आपस में बनाएंगे, कैल्शियम और यहाँ पे CO3 2 माइनस यहाँ पे 2+, यहाँ पे ये नंबर सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, मैंने पहले बता दिया था, और 1 1 का यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा CaCO3। अब बात आती है बैलेंस, हम इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे Na2 है, तो ठीक है, तो सोडियम 2 है, यहाँ पे 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पे हाइड्रोक्साइड कितने हो गए, 2 हो चुके हैं, ठीक है। कैल्शियम कितना, 1 है। कार्बोनेट कितना है, 1 है। तो इस तरह ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई। अगर हमें इसकी मदद से इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी हो तो कैसे बनाते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में होता क्या है, हमें जो भी एलिमेंट उसमें दिए गए फॉर्मूले में, उन सारे एलिमेंट्स के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है ये हमें पता होनी चाहिए, तभी हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आसानी से बना पाएंगे। जैसे कि कार्बन क्या होता है, C4-, इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन उसने किसी से लिए, 4, और स्टेबल होने के लिए लास्ट में उसको कितने चाहिए, 8 चाहिए। इसका मतलब 4 उसमें से क्या थे, पहले से उसके पास थे। तो मैंने कार्बन को यहाँ पे क्या किया, कार्बन को यहाँ पे लिख लिया और उसके बाद 4 इलेक्ट्रॉनों को हमने ऐसे ऐसे दिखा दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऐसे इसको दिखा दिया। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को जैसे जानते हैं कि H+ होता है या तो H- या तो एक इलेक्ट्रॉन देता है या इलेक्ट्रॉन लेता है, यानी कि हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे इसको ऐसे दिखा देते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन को ऐसे हम आसानी से दिखा देंगे। फिर यहाँ पे क्या होगा, O यानी कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को क्या लिखा जाता है, O2-, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए। इसका मतलब उसको स्टेबल होने के लिए बाह्यतम कोश में उसको 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं और 2 उसको चाहिए। इसका मतलब 6 उसके पास पहले से होंगे तभी तो उसके 8 पूरे हो जाएंगे। तो यहाँ से ये O2- से हम ये जान गए कि उसको 2 चाहिए, इसका मतलब 6 उसके पास पहले से है। तो O के जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 6। तो 6 ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉनों को आसानी से हम लोग दिखा देंगे, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब बचा एक हाइड्रोजन, इसके साथ जो जुड़ा है उसको हम यहाँ पे हाइड्रोजन को ऐसे दिखाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में क्या होता है, सबको स्टेबल होना चाहिए। जैसे कि हाइड्रोजन स्टेबल होने के लिए बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक यहाँ से शेयर कर लेगा, फिर यहाँ से एक शेयर कर लेगा, ये भी, और यहाँ से ये भी। और अब बात करें कि जो ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक यहाँ से ले लेगा और एक कार्बन से ले लेगा, और 6 इसके पास पहले से ऑलरेडी हैं, तो 6 2 8 वो भी स्टेबल हो जाएगा। और हाइड्रोजन को भी स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन से ले लेगा। अब बात करें अगर कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से, इस वाले हाइड्रोजन से, 1 इस हाइड्रोजन से और 1 इस हाइड्रोजन से। तो अब देखिए हम 1 2 3 4 ये हो गए और 4 इसके पास ये रखे हुए, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी हो गए। तो इस तरह क्या होगा, अगर ये आयंस हमें पता है तो उनके थ्रू हम बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से निकाल लेंगे, और जब हमें बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन पता चल जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना या फिर लुईस संरचना हम आसानी से बना सकते हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनके साथ कितने बॉन्ड्स बनेंगे, यानी कि 1 बंध बनेगा कि 2 बंध बनेंगे या 3 बनेंगे, 4 बनेंगे, 5 बनेंगे, यानी उसके साथ कितने बंध बनेंगे। जैसे कि क्या होगा, ऑक्सीजन को लिखा था O2-, इसका मतलब उसके साथ साथ 2 बंध बनेंगे। C4- लिखा होता है, कार्बन को लिखा क्या, C4, इसका मतलब कार्बन के साथ कितने बंध बनेंगे, 4 बंध मिलेंगे। यहाँ पे लिखा नाइट्राइट N3-, इसका मतलब नाइट्रोजन के साथ 3 बंध बनेंगे। यहाँ पे लिखा OH-, इसका मतलब कि जो हाइड्रोक्साइड के साथ कितना बंध बनेगा,
एक बंध बनेगा। अगर हाँ हाइड्रोक्साइड को पूरा पूरा दिखा रहे हैं तो सिर्फ एक ही बंध बनेगा। यहाँ पे देखिए सल्फाइड आयन, इसका मतलब अगर सल्फाइड कहीं पे है तो वहाँ पे सल्फर है तो उसके साथ कितने बंध बनेगी, 2 बंध बनेंगे, ठीक है। तो इस तरह के इन आयंस की मदद से ही हम बता सकते हैं। जैसे क्लोरीन Cl- का मतलब उसके साथ कितने बंध बनेंगे, एक ही बंध बनेगा, बाकी सब उसका फिल है, ठीक है। तो इसकी मदद से, आयंस की मदद से हम ये बता सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट के साथ हम कितने बंध बना सकते हैं। जैसे कि मैं एक फॉर्मूला देता हूँ, तो यहाँ पे CO2 एक फॉर्मूला दिया है। यहाँ पे हमें पता है कि जो कार्बन क्या होता है, C4- लिखा है, इसका मतलब कार्बन के साथ कितने बंध बनेंगे, 4 बंध बनेंगे। और जो ऑक्सीजन होगा उसके साथ कितने बनेंगे, O2- लिखा, ऑक्सीजन के साथ 2 बंध बनते हैं। हर एक ऑक्सीजन के साथ कितने बंध बनेंगे, 2 बंध। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, तो मैंने यहाँ पे कार्बन लिख लिया, एक ऑक्सीजन इधर लिख लिया क्योंकि ऑक्सीजन 2 है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे लिख लिया। और ऑक्सीजन साथ 2 बंध बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसके 2 प्लेस खाली समझ लीजिए, और यहाँ पे भी इसके 4 प्लेस हैं, तो 2 प्लेस इधर और 2 प्लेस इधर, और यहाँ पे इस ऑक्सीजन के भी 2 प्लेस हैं। ये 2 बंध बनाएगा, ये 4 बंध बनाएगा, और ये 2 बंध बनाएगा। तो ये 2 इससे मैचिंग कर लेगा और ये 2 इससे मैचिंग कर लेगा। एक और फॉर्मूला लेता हूँ, एसिटिक एसिड। इसकी अगर बंध संरचना हमें बनानी है, CH3COOH को हमें बंध के रूप में दिखाना है, तो सबसे पहले हम कार्बन कार्बन के बीच ऐसे एक बॉन्ड, सिंगल बॉन्डिंग कर लेंगे। फिर यहाँ होगा CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने, 3 इसके साथ जुड़े हैं। तो देखो हाइड्रोजन कितना होता है, H+ होता है, यानी कि वो सिर्फ इसके साथ एक ही बंध बना पाएगा। ये तो, लेकिन ये कार्बन जो होता है वो तो पूरे 4 ही बनाएगा। तो एक बंध ये हाइड्रोजन और एक बंध ये हाइड्रोजन, तो यानी कि इसके क्या हो गए, चारों पूरे हो चुके। लेकिन इसके अभी एक पूरा है, टोटल इसको 4 बनाने हैं। तो देखिए हमें पता है कि इससे ऑक्सीजन जो होता है वो 2 बंध बना सकता है, तो 2 इसने इसके साथ कंप्लीट कर लिया। अब इसका एक खाली है, तो अब ऑक्सीजन के भी अभी एक यूज हुआ, एक ऑक्सीजन बचा है, तो एक ऑक्सीजन के साथ ये बंध बना लेगा। फिर ऑक्सीजन का भी एक बंध खाली, क्योंकि ऑक्सीजन से हमें पता है कि O2- होता है, ऑक्सीजन के 2 बंध होते हैं, तो एक बंध और एक इसको भी चाहिए, तो एक ये हम इसकी बंध संरचना आसानी से बना सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें।